हाय एवरीवन, वेलकम टू सनसाइड। तो आज हमारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्लास है। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न को फॉलो कर रहा है। लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न जो है उसके ऊपर बेस्ड करके ये क्वेश्चंस है, जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नेवर सीन सच बोरिंग मूवी इन माई लाइफ। तो ये अंडरलाइंड पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। तो आई हैव नेवर सीन ये प्रेजेंट परफेक्ट में जा रहा है, तो इसलिए ये फर्स्ट वन नहीं होगा क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है। आई हैव नेवर सॉ तो नहीं हो सकता, आई हैव नेवर सीन ही होगा, तो फर्स्ट वन नहीं होगा। उसके बाद सच बोरिंग मूवी इन माई लाइफ, ऐसा बोल रहा है कि मैंने इतना बोरिंग मूवी मेरा जिंदगी में नहीं देखा। ठीक है, तो सीन एज बोरिंग तो नहीं होगा। ओके, तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत यहाँ पे है, एंड वो है यहाँ पे सच के बाद एक इंडेफिनिट आर्टिकल चाहिए ये एडजेक्टिव के पहले। तो इसलिए यहाँ पे होगा सीन, आई हैव नेवर सीन सच अ बोरिंग मूवी इन माई लाइफ। ओके, सच, क्वाइट, ये कुछ वर्ड्स है जिसके बाद हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स यूज करते हैं if that is followed by an adjective and a singular countable noun which is present here। adjective रहा and ये singular countable noun रहा। such a, quite a ऐसे हम यूज करते। जैसे अगर मैं बोलूं कि tomorrow is going to be quite a hectic day for me, और अगर मैं ऐसे बोलूं कि it is quite a thin thread to tie the bunch of paper। Okay, like that, I have never seen such a boring movie in my life। Okay, so that's why third one is the correct answer। Okay, next, we did not enjoy ourselves although it was very cold। अच्छा, besides this improvement, इसको अगर मैं छोड़ दूं तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ जो हमारा क्वेश्चन है उसके ऊपर ही मुझे नहीं ध्यान देना है, पूरे सेंटेंस में ही ध्यान देना है। देखिए, एंजॉय के साथ ourselves आता है। ठीक है, we did not enjoy ourselves। ठीक है, तो ऐसे भी पूछा जाता है। ओके, एंजॉय के साथ ourselves आता है। तो we did not enjoy ourselves although it was very cold। although हम कब यूज करते हैं? ये although हम तब यूज करते हैं जब कोई एक नेगेटिव कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम ठीक से अपने आप को एंजॉय नहीं कर पा रहे, वहां पे बहुत ठंड था। तो ये तो कारण हो गया ना कि वहां पे बहुत ठंड था, दैट्स वाई वी डिड नॉट एंजॉय आवरसेल्व्स। तो यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज होगा। ठीक है, दो, देयर फोर, ये सब तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें चाहिए बिकॉज। क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे थे? बिकॉज वहां पे बहुत ठंड था। वी डिड नॉट एंजॉय आवरसेल्व्स बिकॉज इट वॉज वेरी कोल्ड। सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, Akash is addicted to gamble which drew him to crisis in life। तो प्राइमरीली ये सेंटेंस को देख के आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, एडिक्टेड टू गैम्बल है, फर्स्ट फॉर्म है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा आपको लग सकता है कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, बट यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि एडिक्टेड टू के साथ आईएनजी फॉर्म यूज होता है वर्ब का। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग होगा। ओके, दैट्स व्हाई सेकेंड वन विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसे ही एडिक्टेड टू है और प्रोन टू होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू। ठीक है, ऐसे कुछ एक्सेप्शंस है जहां पे टू के बाद भी आपका वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज होता है, जैसे कि एडिक्टेड टू, प्रोन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, विद द व्यू टू, गिवन टू, टेकन टू। ओके, तो ये कुछ नोट कर लेना। ठीक है, एक्सेप्शंस है,
ओके तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है सेकंड वन, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। नेक्स्ट, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टेकल्स। ऐसा कुछ वर्ड्स है जैसे कि ट्राउजर्स और पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, ये जो वर्ड्स है ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है। मतलब ऐसा नहीं कि अगर मुझे इसका सिंगुलर फॉर्म चाहिए तो इसका ये एस मैं इससे हटा दूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो वर्ड्स है ये इसमें ये प्लूरल फॉर्म में ही आता है। अगर मुझे अलग से एक समझाना है कि एक ट्राउजर और एक पैंट और एक स्पेक्टेकल, दैट टाइम वी विल यूज अ पेयर ऑफ, ओके, अ पेयर ऑफ, उसके बाद स्पेक्टेकल्स हो गया, अ पेयर ऑफ पैंट्स हो गया, ऐसे हम यूज करते हैं क्योंकि ये जो चीजें है ये हमेशा दो एक साथ आता है, ठीक है। चश्मा जो चाहिए हमें तो दो आंखों के लिए तो एक एक ऐड होके दो ही चाहिए, एक ग्लास तो हमें नहीं चाहिए। तो ये सब जो है पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, ये हमेशा एक पेयर में आता है। That's why we cannot use its singular form just removing the s at the end. We have to put some words before them like a pair of trousers, a pair of spectacles. Okay, तो यहाँ पे मैं एक ही चश्मा खरीदने गई थी। Last evening I went to the optician and bought a pair of spectacles. ओके यहाँ पे भी जो किया है आ स्पेक्टेकल, आ स्पेक्टेकल मतलब मुझे एक इसका सिंगुलर फॉर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। टू स्पेक्टेकल्स, ओके ये स्पेशल है, एक्सेप्शन केस है, इसमें हमेशा ऐसा प्लूरल फॉर्म में इसका नाउन फॉर्म आता है। ओके सो दैट्स व्हाई थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, the aberration in the Indian economy can be attributed to the short-sightedness of its political matters. यहाँ पे जो बोल्ड पार्ट है वो है ये वर्ड एबरेशन। ओके तो पहले तो हमें ये एबरेशन का मीनिंग क्या है वो जानना है, ठीक है। इसका स्पेलिंग भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। एबरेशन, एबरेशन मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली होता है उससे थोड़ा सा हटके रेगुलर चीज होता है, यूजुअल चीज होता है, वो नहीं है, उससे डिपार्ट होकर कुछ और चीज हो रहा है, बट जो हमारे फॉर्म में नहीं है, मतलब जो अनवेलकम्ड है, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ चेंजेस जो हमें नहीं चाहिए। ओके अ डिपर्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल, यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली एंड अनवेलकम्ड वन। ओके अब यहाँ पे कोई नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे एबरेशन जो है वो यहाँ पे मैच हो रहा है इसका मीनिंग जो सेंटेंस है उसके साथ, बट यहाँ पे कोई नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट अ सिनोनिम। तो इससे मिलता जुलता जो वर्ड हमें यहाँ पे मैच होगा वो होगा डेविएशन। ओके डेविएशन भी ऐसा होता है कि कुछ चेंजेस, कुछ डिपार्चर, जो रास्ते में जा रहा था वो रास्ते से डेविएट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे डेविएशन यूज कर सकते हैं कि डेविएशन, द डेविएशन इन द इंडियन इकोनॉमी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ इट्स पॉलिटिकल मास्टर। अब मुझे एक जीके का आंसर बताओ कि शॉर्ट साइटेडनेस को क्या बोलते हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा उसके साथ साथ ये वर्ड्स का मीनिंग भी तो मुझे जानना है ना, क्या है कि स्टीडफास्टनेस, स्टीडफास्टनेस मीन्स एक्यूरेसी, ओके, कॉन्स्टेंसी। उसके बाद आते हैं प्रिविलेज। बोलते हैं ना कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, मतलब कि उनको बहुत सारा एडवांटेजेस है, कुछ चीजों का एडवांटेजेस है, तो हम बोलते हैं कि कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं। तो ये मैं रिमूव कर रही हूँ। प्रिविलेज मतलब एडवांटेज, ओके, एडवांटेज और बेनिफिट। एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स डिले, ओके, और हेजिटेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। ये सभी जो वर्ड्स है ये एसएससी के एस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये जो भी मैंने आपको मीनिंग बताया वो आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और शॉर्ट साइटेडनेस का मुझे जरूर बताना कि ये हाइपरमेट्रोपिया है या मायोपिया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। अब देखिए जो ऑप्शन है, lives beside the poverty line। अब beside मतलब क्या होता है, beside मतलब next to, he sits beside me, okay,
अगर मैं बोलती हूँ ही सिट्स बिसाइड मी, मतलब ही सिट्स नेक्स्ट टू मी, मेरे पास वो बैठा है, मेरे नेक्स्ट में वो बैठा है, ठीक है। तो ही सिट्स बिसाइड मी। अगर मैं बोलती हूँ बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, ओके। तो ये बिसाइड एंड बिसाइड्स में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो 60% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, दैट मीन्स ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो यहाँ पे मुझे लीव नहीं, लीव्स चाहिए, है ना, लीव्स चाहिए। तो दैट्स वाई मुझे सब्स्टिट्यूशन तो रिक्वायर्ड है। तो ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। लिव बाय द पॉवर्टी लाइन क्या होता है? एक तो मुझे लीव नहीं चाहिए, मुझे लीव्स चाहिए। एंड बाय द पॉवर्टी लाइन का क्या मीनिंग होता है? उनके द्वारा, पॉवर्टी लाइन के द्वारा, कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। हमें लीव्स भी चाहिए एंड बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंक्वेट हॉल इज बीन रिनोवेट रिसेंटली। इज बीन रिनोवेट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम है वर्ब का, तो दैट्स वाई सी ऑलरेडी कैंसल्ड देयर। इज बीइंग रिनोवेटेड हो सकता है, हैज बीन रिनोवेटेड भी हो सकता है, एंड आर बीइंग रिनोवेट तो नहीं हो सकता क्योंकि बैंक्वेट हॉल एक तो सिंगुलर है, ऊपर से आर बीइंग रिनोवेटेड होना चाहिए, तो दैट्स वाई डी इज ऑल्सो कैंसल्ड। नाउ इज बीइंग रिनोवेटेड होगा या हैज बीन रिनोवेटेड होगा? तो इज बीइंग रिनोवेटेड मतलब कुछ कंटिन्यूअस टेंस में है, चल रहा है, बट वो तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोला कि रिसेंटली, ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हमें चाहिए क्या? प्रेजेंट परफेक्ट। The banquet hall has been renovated recently. Second one is the correct option. Next, vocational training should not be seen as less important than an academic education. ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि academic इसके सामने मुझे एन ही चाहिए, indefinite article, ओके। एंड ये मैं कंपेयर भी कर रही हूँ कि vocational training should not be seen as less important than, कंपेयर भी कर रही हूँ एज लेस इंपॉर्टेंट देन एन एकेडमिक एजुकेशन, तो इसलिए सेकेंड वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट, दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड मतलब ये ट्रेनिंग तो कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो उसका इंटेंशन रहेगा ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए दिस ट्रेनिंग इज इंटेंडेड मतलब ये पैसिव फॉर्म में आएगा बाय सम पीपल, ओके। तो ये तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। तो दिस ट्रेनिंग इज इंटेंडेड टू, तो दैट्स वाई फोर्थ वन विल बी द करेक्ट आंसर। एंड हमें पैसिव चाहिए इसलिए इज इंटेंड नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन की तो बिल्कुल जरूरत है इसलिए ये भी नहीं हो सकता, एंड हैव इंटेंडेड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऐसे ही हमें हैज ही नहीं हो रहा है, एंड हैव तो यहाँ पे प्लूरल के लिए होता है, तो यहाँ पे तो दिस है जो कि सिंगुलर है, तो ये भी नहीं हो सकता वैसे भी, ठीक है। तो दैट्स वाई लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस ट्रेनिंग हैज इंटेंडेड टू गिव पीपल द स्किल्स दे नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sham goes often to church every Sunday. अब देखिए ये क्या है, ये एक रेगुलर चीज है ना, कि वो एवरी संडे चर्च में जाते हैं, ओके। तो इसलिए यहाँ पे हमें प्रेजेंट टेंस यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। ये जस्ट मैंने इस क्वेश्चन का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताया कि ये सब चीजों में जिसमें हम ऐसे मेंशन करते हैं कि एवरी संडे, वो एवरी संडे चर्च जाता है, तो ये एक रेगुलर चीज हो गया, एक रूटीन चीज हो गया, इसलिए हम वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन में कि ऑफन, ऑफन का पोजिशन यहाँ पे बिल्कुल गलत है, ऑफन वर्ब के सामने आना चाहिए। ऑफन क्या है? ऑफन है एडवर्ब, है ना, एडवर्ब ऑफ टाइम। ऐसे कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम है जैसे कि ऑफन हो गया, रेगुलरली हो गया, यूजुअली, समटाइम्स, ओके। ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये सब हमेशा हम वर्ब के सामने यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि श्याम ऑफन गोज, ऑफन गोज, ओके। तो दैट्स वाई लास्ट वन विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर अदर जो भी ऑप्शन है वो भी हमें चेक करना है। ऑफन वेंट टू नहीं होगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में हमें चाहिए, वो एवरी संडे ये करता है, दैट्स वाई ऑफन वेंट टू सिंपल पास्ट में नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट तो चाहिए क्योंकि एडवर्ब टाइम का पोजिशन गलत है। फर्स्ट वन है ऑफन गो टू, अब श्याम तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ऑफन गो टू तो नहीं हो सकता, दैट्स वाई फर्स्ट वन भी नहीं होगा। सो
थर्ड वन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग अनलेस यू डोंट ट्राई। तो ये हमारा अंडरलाइन इंप्रूव करना है। अब देखिए बोल रहा है कि अनलेस यू डोंट ट्राई। अब अनलेस जो है वो इटसेल्फ हम एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं अनलेस के साथ और अनटिल के साथ एक नो भी ऐड कर दूं, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एक अनलेस भी है, उसके साथ साथ यू डोंट ट्राई, मतलब यू डू नॉट ट्राई भी है, मतलब ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस इसका बन रहा है, उसके साथ फिर से और एक नो ऐड कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, एक सुपरफ्लुअस हो गया, मतलब मुझे जरूरत नहीं है नेक्स्ट जो नो है उसका। दोनों अगर नो एक ही सेंटेंस में रहेगा तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू इंप्रूव इट एंड वी हैव टू राइट हियर दैट अनलेस यू ट्राई। ओके, यू विल नॉट लर्न साइक्लिंग अनलेस यू ट्राई, व्हिच इज ऑप्शन बी। Hence option B is the correct option। यहाँ पे कोई टाइम का बात नहीं हो रहा है, that's why we will not use until। until के साथ जो भी यहाँ पे options है उसमें जो rest part है वो भी correct नहीं है, so automatically A and D will be eliminated and unless you didn't try, यहाँ पे past का तो कोई need नहीं है, ठीक है। so that's why option C will also get eliminated। okay, so option 2 that is unless you try is the correct option। next, I do not see some reasons why my application should be rejected। तो मेरा क्या हुआ, मेरा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया एंड मुझे कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है कि क्यों मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो मेरा एप्लीकेशन जो रिजेक्ट हुआ है एक नेगेटिव चीज है, ठीक है, बट यहाँ पे सम जो है सम एक पॉजिटिव सेंस बनाता है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे यहाँ पे एनी चाहिए। आई डू नॉट सी एनी रीजन, मुझे कोई भी रीजन नहीं दिख रहा है कि क्यों मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई वी विल यूज ऑप्शन बी। I do not see any reason why my application should be rejected। मुझे कोई भी reason नहीं दिख रहा है, that's why we will not use many reasons, okay, और some reason, ठीक है। and improvement की तो जरूरत है क्योंकि यहाँ पे some है, okay, तो we have to use any, we do not use many or some like positive determinants। we should use something negative which will make the meaning of the sentence negative, okay, so that's why option B is the correct answer। next, Mother was watching a movie when the lights were going off। तो ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में हुआ था। ये फर्स्ट जो प्रोसेस है कि मदर मूवी वॉच कर रही थी, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है ना, कि एक मूवी चल रहा है, एक मूवी तो कोई सेकंड की चीज नहीं है, एक मूवी चल रहा है, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी, एक कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस है। ओके, नाउ जो अंडरलाइन पोर्शन है व्हेन द लाइट्स वर गोइंग ऑफ। अब मूवी वो वॉच कर रही थी तब लाइट चली गई थी। अब लाइट चले जाना तो कोई कंटिन्यूअस चीज नहीं है, ये जस्ट एक सेकंड का चीज है कि लाइट चली गई। दैट्स व्हाई वी विल नॉट यूज हियर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वी हैव टू यूज हियर सिंपल पास्ट। ओके, द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट्स ऑफ हो गया, ठीक है। पास्ट में ये सेंटेंस चल रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट है, दैट्स वाई ए एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट चाहिए। एक ही सेंटेंस में दोनों ही पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है, इसका मीनिंग नहीं बन रहा है इस सेंटेंस में। ओके, तो ये होगा वेंट ऑफ। मदर मूवी वॉच कर रही थी जब वो लाइट चला गया। ओके, मदर वॉज वॉचिंग अ मूवी व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ दे विल गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। क्या बोल रहे हैं कि अगर वो लोग शादी करते हैं तो वो लोग मुंबई में सेटल होंगे, ठीक है। तो ये अंडरलाइंड है जो हमें इंप्रूव करना है कि नहीं वो देखना है। तो पहले तो एक कंडीशनल सेंटेंस है, मतलब कंडीशन क्या है कि अगर वो लोग शादी करते हैं, अगर वो लोग शादी करते हैं, इफ अगर वो लोग शादी करते हैं देन वो लोग मुंबई में सेटल होंगे। तो पहले तो शादी होगा, ये पहले शादी होगा, उसके बाद वो लोग सेटल होंगे, ठीक है। तो वो लोग सेटल होंगे कि नहीं ये डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, उनके शादी के ऊपर, ठीक है। तो पहले शादी होगा उसके बाद वो लोग सेटल होंगे। दैट्स वाई हम लोग ऐसे ही दो फ्यूचर टेंस एक ही सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट जो पोर्शन है ये सिंपल प्रेजेंट में होगा। ओके, सिंपल प्रेजेंट में इफ दे गेट मैरिड दे विल प्रोबेबली सेटल इन मुंबई। ओके, इफ दे गेट मैरिड विच इज आवर ऑप्शन नंबर सी। ओके, पास्ट परफेक्ट की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये जो चीज है वो फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। दैट्स वाई ऑप्शन ए
एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट होगा क्योंकि विल बी गेटिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस, नो नीड, इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, When it started raining, I ran to the nearer house for shelter. जब बारिश शुरू हुआ था, when it started raining, okay, when it started raining, तब मैंने क्या किया था, जो पास का जो हाउस था वहां पे मैंने दौड़ के चली गई फॉर शेल्टर, शेल्टर के लिए मैंने दौड़ के चली गई, वो पास का जो भी हाउस था। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि आई रैन टू द नियरर हाउस फॉर शेल्टर। अब नियरर क्या है, कंपेरेटिव डिग्री है, कंपेरेटिव डिग्री तो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ, कुछ कंपेयर कर रहे हो कि वो भी पास था ये भी पास था फिर भी मैंने ये पास का हाउस में चला गया, ऐसा तो नहीं है। जो भी सबसे पास था वहां पे मैंने शेल्टर के लिए चला गया। ओके, तो दैट्स व्हाई वी विल यूज द नियरेस्ट हाउस। ओके, जो भी सबसे ज्यादा पास था, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग आई रैन टू द नियरेस्ट हाउस फॉर शेल्टर। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, I wish if I was the principal of my school। देखिए जो सेंटेंस है I wish ऐसे शुरू होता है, उसके बाद का जो भी है ना वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल पास्ट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए I wish जो है मतलब मेरा ये इच्छा है, जो कि एक हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब वो रियलिस्टिक नहीं है। ठीक है, जो एक्चुअल में रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं विश कर रही हूँ कि काश ऐसा होता, आई विश काश ऐसा होता, आई विश आई वेयर अ बर्ड, ऐसे बोलते हैं। बट एक्चुअली तो मैं बर्ड नहीं बन सकती, मैं बर्ड हूं भी नहीं, मैं तो ह्यूमन हूं। ठीक है, तो ये एक अनरियलिस्टिक चीज है जो एक हाइपोथेटिकल चीज को मेंशन करता है कि अगर मैं ये होती। सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज सिंपल पास्ट आफ्टर आई विश। सो यहाँ पे क्या होगा, आई विश आई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। मतलब मैं प्रिंसिपल तो नहीं हूं बट मैं विश कर रही हूँ कि काश मैं अभी प्रिंसिपल होता मेरे स्कूल का। ठीक है, सो वी विल यूज सिंपल पास्ट एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विच इज आई विश आई वेयर द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एज वेल एज हैंडसम। अब देखिए ये जो कंजंक्शन है ये ऐसा होता है, बोथ के साथ एंड यूज होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। ओके, बोथ के साथ एज वेल एज ऐसे यूज नहीं होता है। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ओके, क्या बोल रहा है कि वो इंटेलिजेंट भी है वो हैंडसम भी है। ठीक है, तो एज वेल एज की यहाँ पे कोई यूज नहीं है। बिसाइड्स का भी यूज होता है, बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू होता है। ठीक है, इन एडिशन टू मतलब बिसाइड्स होता है, अलोंग विथ, बिसाइड्स, ये सब बोथ के साथ मैच नहीं करता है। हमें ऐसा जो कंजंक्शन चाहिए जो ये एक पेयर है, बोथ एंड। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हैंडसम। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट टाइम इफ हेवी रेन कम्स आई डोंट थिंक वाटर विल रिसीड एज देयर इज नो नेचुरल रेनिंग और एनीवेयर फॉर इट टू गो। मैं नेक्स्ट टाइम की बात कर रही हूं। ठीक है, मतलब जो फ्यूचर में होने वाला है, कि मैं क्या सोच रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर हेवी रेन होता है, इफ हेवी रेन कम्स आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि वाटर विल रिसीड एज देयर इज नो नेचुरल रेनिंग और एनीवेयर फॉर इट टू गो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है मतलब पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सिंपल प्रेजेंट यूज किया और उसके बाद फ्यूचर टेंस है वो फ्यूचर टेंस मैंने यूज किया है। देखिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। क्या बोल रहा है कि इफ हेवी रेन कम्स, अगर बारिश होता है देन जाके ये इवेंट होगा, है ना। तो पहले तो बारिश को होना है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर क्या, सिंपल प्रेजेंट, है ना। जैसे कि जस्ट 2-3 क्वेश्चंस पहले ही हमने किया ना, सिंपल प्रेजेंट वही यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, इफ हेवी रेन कम्स, एंड उसके बाद जो फ्यूचर टेंस यूज हुआ है वो एकदम परफेक्टली यूज हुआ है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। तो यहाँ पे वर्ब का प्रॉब्लम है, वर्ब को हमें इंप्रूव करना है, नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि अजीत हैज बीन प्लेड ब्रिज सिंस 2017। मतलब उन्होंने जो 2017 से खेलना शुरू किया था, खेलना स्टार्ट किया था, वो 2017 में भी खेल रहा था, उसके बाद इतना साल भी वो खेल रहा था, एंड अभी भी करंटली प्रेजेंट में भी वो खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पहले
ऑलरेडी हो रहा था, अब भी हो रहा है एंड चल रहा है, कंटिन्यूअसली वो चल रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमें चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैज बीन प्लेइंग सिंस, ठीक है, सिंस, ओके। सिंस मैंने बोला था आपको, सिंस हम कब यूज करते हैं, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम सिंस यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सिंस 2017, ऐसे मैं बोल सकती हूँ सिंस मंडे, ओके। ऐसे मैं बोल सकती हूँ सिंस मे, ओके। ऐसे मैं बोल सकती हूँ सिंस 10 AM, ओके, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। बट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन अगर मुझे समझाना है तो मैं क्या यूज करूंगी, ड्यूरेशन के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, फॉर यूज करती हूँ। अगर मैं बोलूं कि फॉर 2 months, ओके, फॉर सेवरल ईयर्स, ओके, फॉर 5 years, अगर मैं ऐसे बोलूं, एक ड्यूरेशन है, 5 एक ड्यूरेशन है ना, 2 months एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम को समझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फॉर यूज करते हैं, ठीक है। याद रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, हैज बीन प्लेइंग ब्रिज सिंस 2017, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू प्रोडक्ट विल बी अराइव ऑन सुपरमार्केट शेल्व्स अर्ली नेक्स्ट ईयर। देखिए, विल बी अराइव ऑन, विल बी अराइव नहीं होता। अगर विल बी लिखना है तो विल बी के साथ विल बी अराइव्ड हो सकता है, ठीक है, बट वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, विल बी अराइव्ड नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि द न्यू प्रोडक्ट विल अराइव ऑन अर्ली नेक्स्ट ईयर, मतलब वो फ्यूचर की ही बात हो रहा है। एंड वैसे भी यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है सभी फ्यूचर में ही है, तो ये लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये फ्यूचर में होगा या नहीं, फ्यूचर में ही होगा। बट उसके बाद का जो ये वर्ब है उसको लेकर हमें परेशानी है कि वहां पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा, द न्यू प्रोडक्ट विल अराइव ऑन सुपरमार्केट शेल्व्स अर्ली नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंटिल यू रिमेन्स काम यू कैन नॉट कंसेंट्रेट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको अंटिल और अनलेस को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे यू के साथ रिमेन्स यूज किया गया है, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यू तो रिमेन होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थोड़ी है कि हम इज ऐड करेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई वी हैव टू यूज यू रिमेन कम, है ना। तो कहाँ पे है ये रिमेन, वो मुझे ढूंढना है, वो मुझे बी में मिल गया, इफ नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इफ होगा, ये एक ही ऑप्शन है, अनलेस यू रिमेन, एंड यही करेक्ट है। अनलेस यू रिमेन काम यू कैन नॉट कंसेंट्रेट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द सिटी हैव नॉट रिसीव मच रेन फॉर अ वीक नाउ। अब ऑलरेडी तो आंसर समझ ही चुके हो कि क्या होगा, वो ठीक है, बट यहाँ पे मैं और एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ पे मच रेन, रेन क्या है, रेन तो काउंटेबल नाउन नहीं है, हम तो गिन नहीं सकते ना, ठीक है। तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, तो इसलिए क्या यूज किया गया है इसके सामने, देखिए मच यूज किया गया है, जो कि हम अनकाउंटेबल नाउन को समझाने के लिए यूज करते हैं कि मच रेन, ओके। तो क्या होगा, द सिटी है, तो ये तो सिंगल है, सिंगुलर है, तो वी शुड नॉट यूज हैव, इसलिए हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। तो यहां से ही नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन एंड सी एलिमिनेट हो जाता है। अब हैज नॉट रिसीव्ड, हैज नॉट रिसीव, हैज नॉट रिसीव ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट है, वर्ब ठीक नहीं है, हमें यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए, हैज नॉट रिसीव्ड चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट सिटी हैज नॉट रिसीव्ड मच रेन फॉर अ वीक नाउ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग ने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया है, ओके। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, द इन्फ्लेशन रेट रेज्ड अप 8% लास्ट मंथ। लास्ट में जो हमें बोला गया है कि लास्ट मंथ, इससे ये क्लियर हो गया कि ये केस में होगा, पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में ये आंसर होने वाला है, तो आइदर ये नो इम्प्रूवमेंट होगा, नहीं तो ये बी होगा, क्योंकि ये राइज और रेज ये दो ही प्रेजेंट में है, तो ये प्रेजेंट तो नहीं होगा, इसलिए मैं ए और डी पहले ही एलिमिनेट कर देती हूँ। अब रेज्ड अप होगा या रोज टू होगा। पहले तो देखिए, ये रेज जो है और ये राइज जो है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। इसका जो फॉर्म्स है, जैसे कि रेज प्रेजेंट है एंड इसका पास्ट एंड पार्टिसिपल दोनों ही फॉर्म रेज्ड होता है, जो कि राइज में क्या होता है, रोज होता है एंड राइजन होता है, ठीक है।
ये प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये पार्टिसिपल हो गया, ठीक है। राइस, रोज, रोजन, ओके। अब अगर मैं ये प्रिपोजिशन की बात भी छोड़ दूं, ठीक है, कि प्रिपोजिशन तो यहाँ पे टू होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं प्रिपोजिशन की बात भी छोड़ दूं, फिर भी यहाँ पे रोज होने के लिए मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वही करेक्ट ऑप्शन है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोल ही दिया। ये रोज होने के लिए एक स्पेशल कारण है। वो स्पेशल रीजन क्या है? देखिए, रेज एंड रोज में मतलब रेज और राइज में ये दोनों में कुछ ज्यादा कुछ वैसा फर्क नहीं है। इसका मीनिंग जो है वो लगभग सेम ही है। दोनों का ही वो इंक्रीज होता है, मतलब लोअर लेवल टू हायर लेवल में इंक्रीज होना, वही हाइक, ऐसा ही एक मतलब इसका मीनिंग, दोनों का ही मीनिंग नियरली सेम ही होता है, ठीक है। तो मीनिंग वाइज यहाँ पे ये हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं? ये रेज जो है ना, ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है रेज, और राइज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ओके ना। अगर आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए ही चाहिए। इट मस्ट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब में हमें कोई भी ऐसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। वी डू नॉट नीड एनी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर इंट्रांजिटिव वर्ब। इन है इसलिए नहीं चाहिए, यहाँ पे इन नहीं है इसलिए चाहिए, ठीक है। ऐसे मतलब चाइल्डहुड में हम लोग ऐसे यूज करते थे, ऐसे ट्रिक्स यूज करते थे याद रखने का। तो इसमें ये है तो ये चाहिए, अगर नहीं है तो नहीं चाहिए, ओके। तो ऐसे ही यहाँ पे भी आप याद कर सकते कि ट्रांजिटिव वर्ब है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। द इन्फ्लेशन रेट, इसके बाद वर्ब दे दिया, इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये एक अनदर रीजन हो गया रोज यूज करने के लिए, ठीक है। क्योंकि रेज हम यूज कर सकते हैं तब जब हमें यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ओके। सो दिस इज द सेकेंड रीजन वी शुड यूज रोज, ओके। सो द इन्फ्लेशन रेट रोज टू 8% लास्ट मंथ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी फ्लुएंटली बट इंग्लिश एज वेल एज। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ओके। क्या होता है नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज करते हैं? बट ऑल्सो यूज करते हैं, है ना। बट एज वेल एज नहीं, ओके। बट ऑल्सो यहाँ पे होगा, ओके। तो क्या होगा? ही स्पीक्स नॉट ओनली हिंदी फ्लुएंटली बट ऑल्सो इंग्लिश, ओके। सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली। ये टाइप का क्वेश्चन कॉमन आता है, ठीक है। ये एसएससी का एक फेवरेट क्वेश्चन है। ये भी वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस एसएससी का। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चंस 2 कर चुके हैं, तो आई थिंक ये आप जरूर करेक्ट करोगे, है ना। कि ये कंडीशनल सेंटेंस है कि आई विल राइट टू यू व्हेन आई विल रीच न्यू दिल्ली। तो पहले क्या है? पहले मुझे न्यू दिल्ली में पहुंचना है, उसके बाद तो मैं आपको राइट करूंगी। कंडीशनल है, पहले मैं वहां पे पहुंचूंगी ना, उसके बाद तो जाके मैं आपको राइट करूंगी, ठीक है। तो ये बाद का होने वाला है, ये जो इवेंट है ये बाद में होगा, है ना। तो दैट्स वाई ये वाला पोर्शन, ये फर्स्ट वाला पोर्शन फ्यूचर में ही होगा, ये फ्यूचर में ही होगा। वैसे भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बट मैं ये पूरा सेंटेंस को ऐसे एक्सप्लेन करना पसंद करती हूँ जिससे कि हमें ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े। हमें खुद ही हम इसका आंसर बता सकते हैं विदाउट सेइंग द ऑप्शंस, ओके। तो आई विल राइट टू यू, डेफिनेटली ये फ्यूचर में रहेगा। व्हेन आई रीच न्यू दिल्ली, ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में होगा व्हेन आई रीच न्यू दिल्ली, ओके। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर ऑन टाइम ऑफ नीड। ये एक एक्चुअली फ्रेज है, इन टाइम ऑफ नीड। इन टाइम ऑफ नीड में क्या होता है? व्हेन हेल्प इज नीडेड, व्हेन हेल्प इज नीडेड, जब आपको जरूरत पड़ता है, ओके, तब दोस्त स्टैंड बाय ईच अदर, ओके। तो इसलिए यहाँ पे इन होगा, इन टाइम ऑफ नीड, जब आपको हेल्प की जरूरत है ना। तो इसका जो आंसर है फर्स्ट वन होगा, फ्रेंड्स स्टैंड बाय ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट,
Luckily we have got the few minutes to spare. तो ये भी one of the famous questions है, इसको लेकर भी मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो luckily we have got, ये तो बिल्कुल ठीक है, हमें वैसे भी हमारा कंसंट्रेशन ये द फ्यू में है कि इसको हमें इम्प्रूव करना है कि नहीं। तो पहले तो मुझे आपको बताना है कि फ्यू कब यूज करते हैं, फॉर काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन के लिए हम फ्यू यूज करते हैं, बट अगर यहाँ पे ऐसा कुछ शुगर रहता और वाटर रहता तो आप क्या करते, ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन्स है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, लिटिल यूज करते हैं, ठीक है। लिटिल यूज करते हैं फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स एंड फ्यू यूज करते हैं फॉर काउंटेबल नाउन्स। अब मिनट्स तो यहाँ पे काउंटेबल है, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज फ्यू। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि लिटिल यूज होगा, सो ऑलरेडी वी हैव टू एलिमिनेट द ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, द फ्यू होगा, अ फ्यू होगा, क्वाइट फ्यू तो नहीं होगा। ओके, क्वाइट फ्यू ऐसा होता नहीं है, तो यहाँ पे अ फ्यू होगा या द फ्यू होगा, ये हमारा डाउट है, ठीक है। तो इस स्लाइड से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। ये एक बहुत पुरानी वीडियो है मेरा, एकदम इनिशियल डेज में जब मैं एकदम नई स्टार्ट किया था एसएससी इनसाइट, मैंने मेरे ही वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आर्टिकल का एक वीडियो था, ओके। ग्रामर करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पे ये वीडियो है, यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से ये समझाया था, वही मैं आपको अब यहाँ पे समझाऊंगी कि लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। लिटिल हम कब यूज करते हैं, जब नेगेटिव सेंस में है, मतलब है ही नहीं, हार्डली एनी, मतलब जस्ट मेरे पास नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई हैव लिटिल मनी टू बाय दिस ड्रेस, मतलब अगर मैं ऐसे बोलूं कि ड्रेस का अगर 1000 रुपीज प्राइस है, ठीक है, तो मेरे पास क्या है 100 रुपीज। ओके, तो 100 रुपीज क्या है, हार्डली एनी है, मतलब अगर मैं 1000 के साथ 100 रुपीज का कंपेरिजन करूं तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, 100 रुपीज से तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये होगा हार्डली एनी, मतलब है ही नहीं, आई हैव लिटिल मनी टू बाय दिस ड्रेस। बट अगर मैं ऐसे बोलूं कि मेरे पास 600 रुपए है, ओके, देन मैं क्या बोलूंगी कि आई हैव अ लिटिल मनी टू बाय दिस ड्रेस। आई हैव अ लिटिल मनी, क्यों, क्योंकि 600 जो है वो कुछ तो है, मतलब पूरा नेगेटिव में नहीं है, सम है, बट क्या है, इनसफिशियंट है। 1000 का जो ड्रेस है वो मैं 600 रुपए से नहीं खरीद सकती। आई एम नेग्लेक्टिंग द आर्ट ऑफ बार्गेनिंग, ओके। तो 1000 का कोई ड्रेस मैं 600 में नहीं खरीद सकती, तो ये मेरे लिए एक इनसफिशियंट बैलेंस है टू बाय दिस ड्रेस। देन मैं बोलूंगी कि आई हैव अ लिटिल मनी टू बाय दिस ड्रेस। अब द लिटिल कब यूज होगा, जब मेरे पास 1000 रुपीज ही है, मतलब इससे एक भी रुपए मेरे पास ज्यादा नहीं है, 1000 रुपीज से सिर्फ मेरे पास है, एंड ये पूरा ही न्यू ड्रेस का कॉस्ट है। तो क्या है, सम है बट ऑल, वॉट एवर क्वांटिटी इज लेफ्ट, मेरे पास जितना भी था वो पूरा मुझे देना पड़ा। वॉट एवर क्वांटिटी इज लेफ्ट, कुछ है ही नहीं और इसके बाद कुछ बचा ही नहीं, मतलब मेरे पास जो भी था वो मैंने पूरा का पूरा दे दिया, ठीक है। आई थिंक इससे आपका फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर एस्पिरेंट के मन में ये कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में इनका डिफरेंस क्या है, तो इसलिए मैंने ये ऐसे पैसे से आपको ये डिफरेंशिएट कर दिया कि एक्चुअल में इसका जो कंसेप्ट है वो कैसा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये एकदम अभी क्लियर हो चुका है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लकीली वी हैव गॉट द फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। तो यहाँ पे होगा आ फ्यू, मतलब मुझे मिला था बट वो इनसफिशिएंट टाइम था, ठीक है। वी हैव गॉट अ फ्यू मिनट्स टू स्पेयर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज कमिंग फिल्म द स्पाइडरमैन विल बी सीन इन यूरोपियन सिटीज। अब देखिए, इन हिज कमिंग फिल्म मतलब फिल्म रिलीज होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, तो जो अभी तक हुआ नहीं उसके लिए तो हम फ्यूचर ही यूज करेंगे ना, तो इसलिए ये जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है। द स्पाइडरमैन विल बी सीन ही होगा, फ्यूचर में ही होगा, ठीक है। विल बी सीन इन यूरोपियन सिटीज, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, You need have brought your umbrella as it is a cloudy day. You need have brought, क्या बोल रहे हैं कि ये cloudy day है, आज एक cloudy day है, तो that's why आपको अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था। You need have, एक कंपल्शन बोल रहे हैं, एक एम्फेसिस दे रहा है कि ये आपको करना चाहिए था। You should
एक ऑब्लिगेशन के एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए था, आपको अम्ब्रेला लेके आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है वो क्लाउडी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज शुड, ओके, मतलब वी हैव टू यूज शुड हैव। यू शुड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज अ क्लाउडी डे। देखिए, एक तो कुड, कैन यहाँ पे हम कब यूज करते हैं? टू एक्सप्रेस एनी पोटेंशियल और कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कैन, कुड ऐसे मॉडल्स यूज करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक ऑब्लिगेशंस की बात कर रही हूँ कि आपको ये लेके आना चाहिए था। यू शुड हैव ब्रॉट योर अम्ब्रेला एज इट इज अ क्लाउडी डे, ओके। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओनली मी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मी यूज हुआ है, जो क्या है? एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो सेंटेंस शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से? नहीं, मुझे सब्जेक्ट चाहिए, है ना। तो दैट्स व्हाई वी शुड यूज आई। ओनली आई कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ओके। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मी से शुरू नहीं होगा, इसलिए ऑलरेडी ऑप्शन सी एंड डी आई कैन एलिमिनेट। ओनली मी कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। अब ऑलरेडी मैं रिजेक्ट कर चुकी हूं नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन, क्योंकि यहां पे मी यूज ही नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर हैज रिअश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। तो ये जो नेक्स्ट पोर्शन है, इससे हमें समझ आ रहा है कि क्या ये पास्ट में चल रहा है, ठीक है। तो मुझे तो ये वाला अंडरलाइन पोर्शन इंप्रूव करना है, इसको लेकर तो मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये पास्ट में ही चलेगा, ओके। तो दैट्स व्हाई नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैज है जो नहीं होगा, मुझे पास्ट में चाहिए। तो दैट्स व्हाई ए एलिमिनेट होगा एंड डी भी एलिमिनेट होगा एंड सी भी एलिमिनेट होगा। तो अगर आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, सिर्फ टेंस से भी आप ये आंसर करेक्ट कर सकते हो। बट मोस्ट पीपल क्या करते हैं कि ठीक से सेंटेंस ही नहीं पढ़ते। दैट्स व्हाई ये देखिए, ये 9% स्किप कर दिया। बट ये स्किप करने लायक कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार अगर सेंटेंस भी पढ़ लेंगे ना, उससे ही आपका आंसर हो जाएगा। एक चीज है कि आपको ये पास्ट में चाहिए, तो जैसे ही आप ये समझ जाओगे कि ये पास्ट में चाहिए, ऑटोमेटिकली दिस 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएगा, ओके। तो उसके बाद आते हैं टेंस में, तो ये हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। द डॉक्टर हैड रिअश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन। उन्होंने रिअश्योर्ड किया था, हैड रिअश्योर्ड मी, द डॉक्टर हैड रिअश्योर्ड मी दैट द ऑपरेशन वाज अ रूटीन वन, ओके। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, there was a time when it was fashionable to have a dainty dog like as the poodles or any other tiny creatures as a pet. पहले तो आप मुझे ये dainty इसका मीनिंग क्या है, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dainty मुझे कमेंट करके बताइए, ओके। तो उसके बाद मुझे इंप्रूव करना है ये पोर्शन, लाइक एज द पुडल्स। तो मैं ये यहाँ पे सिमिलरिटी की बात कर रही हूँ कि ये जैसे है टू हैव अ डेंटी डॉग, इसके जैसा सिमिलरिटी का एक बात हो रहा है, इसके जैसा, और एनी अदर टाइनी क्रिएचर एज अ पेट, ओके। तो इसलिए लाइक एज द पुडल्स, लाइक के बाद एज यूज करना इनअप्रोप्रिएट है, तो वी शुड यूज हेयर सच एज अ पुडल, ओके। सच एज अ पुडल और एनी अदर क्रिएचर एज अ पेट। ये पुडल क्या है वो भी मुझे बताना, पुडल इसका भी मीनिंग, ओके। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी। ये बहुत सिंपल सेंटेंस है, मतलब हम लोग यूजुअली भी ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं हमारे कन्वर्सेशन में भी, ओके। देखिए कितना लोगों ने ये करेक्टली अटेम्प्ट किया है, करना भी चाहिए। ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है, इसमें हमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। वुड यू लाइक टू स्पीक, लाइक टू स्पीक, टू के बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है एंड इसका कुछ एक्सेप्शंस भी है जो मैंने बताया है आपको, हाँ। तो वुड यू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी एकदम करेक्ट है, वी डू नॉट नीड एनी इम्प्रूवमेंट, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट टेक मी विद इन 15 minutes टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। इट टेक मी विद इन, पहले तो इट के साथ टेक नहीं हो सकता, कैसे होगा, क्योंकि मुझे ये एस चाहिए, यहाँ पे ये सिंगुलर है,
सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसलिए है यहाँ पे टेक्स होगा, इट टेक्स होगा। तो ऑटोमेटिकली नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन एंड सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट टाइम की बात हो रही, मुझे 15 मिनट्स लगता है टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन। मेरे घर से मेट्रो स्टेशन वॉक करके जाने के लिए 15 मिनट्स लगता है। तो ये होगा इट टेक्स मी अबाउट, अप्रोक्सीमेट टाइमिंग की बात हो रही कि इट टेक्स मी अबाउट 15 मिनट्स टू वॉक टू द मेट्रो स्टेशन फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। अब हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा, आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल। मेरे ओल्ड वन से मुझे तकलीफ हो रहा है, ट्रबल हो रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूं कि मैं एक न्यू कार खरीदूं। आई एम थिंकिंग टू बाई। अब देखिए आई एम थिंकिंग तो ठीक है, क्योंकि मुझे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चल रहा है ये सेंटेंस, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो दैट्स व्हाई यू हैव टू राइट आई एम थिंकिंग, ये ठीक है। अब टू बाई, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है, तो दैट्स व्हाई टू बाई भी एकदम ओके है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार एज माई ओल्ड वन इज गिविंग मी ट्रबल इज एब्सोल्युटली फाइन। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग भी लिख सकते हैं, बट ये ऑप्शंस नहीं है एंड वैसे भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है एंड ऐसा एक ऑप्शन है, तो हम ऐसे ऑप्शन चूज करते। जैसा कि यहाँ पे देख सकते कि ऑफ बाइंग है, बट इसका जो वर्ब फॉर्म है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई एम थिंकिंग टू बाई अ न्यू कार, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। ओके, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू कार। ओके, तो ये दोनों ही अप्रोच करेक्ट है। Many of our students were not shortlisted for the personal interview. तो देखिए अंडरलाइन पोर्शन तो ये है, many of our students। ठीक है, अब इसको अगर मैं छोड़ दूं तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में क्या है, where है। दैट मीन्स एक प्लूरल वर्ब भी है यहाँ पे, है ना, तो मुझे यहाँ पे प्लूरल नाउन चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पे होगा। ओके, इसलिए बी वाला ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे बोला है कि मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स, हाँ मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स। अब एक बात बताइए, ए एन ये क्या है, ये इनडिफिनिट आर्टिकल्स है। ठीक है, ये तो कोई मल्टीपल चीजें और प्लूरल चीजें आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम ए एन यूज नहीं करते हैं, है ना। ए एन ये सब सिंगुलर आर्टिकल्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे दा चाहिए। ओके, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है। एक होता है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके, और एक होता है मेनी अ मैन और मेनी अ स्टूडेंट, ऐसे भी होता है। ठीक है, बट यहाँ पे प्लूरल वर्ब है, दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू। ओके, नेक्स्ट, द डायरेक्टर विल एग्री विद द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एग्जिट द बजट। ओके, अब देखिए यहाँ पे दोनों ही फंडा है। ठीक है, एग्री विथ समवन होता है एंड एग्री टू समथिंग होता है। ओके, अगर नॉन लिविंग है तो एग्री टू, अगर लिविंग बीइंग है तो एग्री विद। यहाँ पे क्या है, द प्रपोजल, जो कि नॉन लिविंग है, तो मुझे क्या चाहिए, एग्री टू चाहिए। ओके, याद रहेगा, ये एंग्री के साथ भी यही रूल फॉलो करता है। ठीक है, एंग्री विथ समवन, एंग्री टू समथिंग। ठीक है, तो क्या होगा, द डायरेक्टर विल एग्री टू द प्रपोजल इफ वी डू नॉट एग्जिट द बजट। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जो भी रूल आपको नया लगे, जो भी रूल आपको ऐसा लगे कि आपको पता नहीं है, वो डेफिनेटली आप नोट करते रहना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रूल्स होता है जो आपको पता नहीं होता है और कंप्लीटली पता नहीं होता है। उसके लिए ही आप क्लासेस करते हैं, जिससे कि आपको कुछ नया पता चले, जिससे कि आपको जो भी वेग कॉन्सेप्ट्स है वो सब क्लियर हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा हटके अगर क्वेश्चन आए तो नंबर ऑफ करेक्ट अटेम्प्ट्स कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको इस परसेंटेज में ही पढ़ना है, आपको ये आंसर करेक्ट करना ही है। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, एग्री टू द प्रपोजल। ठीक है, नेक्स्ट,
He did not like the novel, nor I did. अब देखिए he did not like the novel, nor I did है, ठीक है। अब ये nor क्या है, एक एडवर्ब है जिसमें हम इन्वर्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है। इन्वर्शन क्या है, इन्वर्शन सिर्फ यही है कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे होगा nor did I। ये इन्वर्शन हम और भी कुछ जगह पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर मैं ऐसे बोलूं हैड आई बीन देयर यू वुड हैव बीन एस्केप्ड। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, ठीक है, इस पैटर्न में भी बोलते हैं कि इफ आई हैड बीन देयर यू वुड हैव बीन एस्केप्ड, ठीक है। तो इसमें भी हम इन्वर्शन अप्लाई करते हैं। देखिए कैसे कि सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। हैड आई बीन देयर यू वुड हैव बीन एस्केप्ड। तो कुछ ऐसी रूल्स है जहां पे हम इन्वर्शन अप्लाई करते हैं। इन्वर्शन में सिर्फ यही होता है, इन्वर्ट हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब यूज करते हैं, बट यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले हमें वर्ब यूज करना है, ठीक है। ये यहाँ पे होगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू यूज दिस ऑप्शन नॉर डिड आई। देखिए स्किप करने का परसेंटेज कितना इंक्रीज हो गया। तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको इनकरेक्ट भी नहीं करना है, आपको करेक्ट करना है। दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग दिस सेशन, ओके। सो ही डिड नॉट लाइक दैट नॉवल नॉर डिड आई। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू विल ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। अगर आपने सेंटेंस इंप्रूवमेंट का लास्ट सेशन अटेंड किया है, दैट मीन्स क्लास 3 अगर अटेंड किया है, तो आप ये क्वेश्चन देखते ही झट से आप आंसर कर लोगे, मुझे पता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है। एंड क्या बोला था कि ये टाइप का जो सेंटेंस है क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशनल सेंटेंस है। क्या कंडीशन है कि अगर तुम लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन लेके आते हो देन मैं जाके आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंसीडर करूंगी। आपका जो रिक्वेस्ट है वो कंसीडर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, पहले तो आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आप लेके आओगे, उसके बाद तो ये जो इवेंट है वो होगा ना, तो पहले इसको होना है, ठीक है। तो पहले ये होगा, ये फर्स्ट इवेंट है, ये सेकंड इवेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट इवेंट ये है, दैट्स वाई ये हमें फ्यूचर में नहीं चाहिए, ये हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चाहिए, ठीक है। और बाद में जो होने वाला है फ्यूचर में वो ये बिल्कुल सही है, आई विल कंसिडर यही रहेगा। तो यहाँ पे मुझे ये विल नहीं चाहिए। इफ यू ब्रिंग अ लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन आई विल कंसिडर योर रिक्वेस्ट। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई नो अ गर्ल दैट सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेवमेंट। अब ये दैट किसके लिए यूज हो रहा है, ये दैट ये गर्ल के लिए यूज हो रहा है ना। तो गर्ल क्या है, गर्ल तो एक लिविंग बीइंग है, उसके लिए मुझे क्यों दैट यूज करना है, मुझे यहाँ पे हु यूज करना है, ठीक है। आई नो अ गर्ल हु सेल्स फ्लावर्स ऑन द पेवमेंट। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ ग्रेट डिग्रेड। अब ये डिग्रेड क्या है, ये डिग्रेड तो एक वर्ब है। क्या मुझे यहाँ पे वर्ब चाहिए, मुझे यहाँ पे नाउन चाहिए, तो इसका ही मुझे नाउन फॉर्म चाहिए। वो नाउन फॉर्म क्या है, डिग्रेडेशन, ठीक है। ये वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे ये वर्ड चेंज ही नहीं करना है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, डेलिब्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब मुझे चाहिए ही नहीं। ये जो वर्ड है परफेक्ट है, इस वर्ड को मुझे चेंज नहीं करना है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब ये वर्ड में है, इसको मुझे नाउन में चाहिए। मुझे सिर्फ डिग्रेडेशन चाहिए, वो सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे डिग्रेडेशन एक ही ऑप्शन में है, तो इसलिए मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। बट यहाँ पे जो इन है ना, ये जो प्रिपोजिशन है, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे ऑफ नहीं होगा, यहाँ पे इन ही होना चाहिए। बट दैट डजंट मैटर, क्योंकि ऑप्शन में जो है वही हमें टिक करना है।
अगर कोई भी क्वेश्चन इनकरेक्ट रहता है तो वो एसएससी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि डिग्रेडेशन इन वैल्यूज ही यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन है, ओके। एंड ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, दे स्टॉप्ड टू लाफ एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम। अब ये क्विक एक्शन हो रहा है। क्विक एक्शन क्या है? दे स्टॉप्ड, दे वो लोग हंसना बंद किया एंड उसके साथ साथ ही टीचर क्या किया? क्लासरूम में एंटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे टू लफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा laughing. They stopped laughing as soon as the teacher entered the classroom. The activity was happening then. वो एक एक्टिविटी चल रहा था, वो लोग हंस रहे थे, okay? तो that's why we should use laughing. They stopped laughing as soon as the teacher entered the classroom. Option C is the correct answer. Next, the diver dive in the pool from a great height. अब देखिए ये डाइव तो नहीं होगा और जो भी है डाइव नहीं होगा, मुझे आइदर डाइव्स होगा और नहीं तो डाइव्ड होगा, ठीक है। तो दैट्स वाई मुझे ऑप्शन डी तो एलिमिनेट करना ही है क्योंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत है। अब डाइव्ड भी होगा, डाइव्स भी होगा, कोई भी एक हो सकता है क्योंकि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है वो मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है मिक्स्ड है, मतलब डाइव्ड भी है, डाइव्स भी है। तो अब पॉइंट शिफ्ट होके प्रीपोजिशन में जाएगा क्योंकि वर्ब का क्लियर हो गया है, दोनों ही हो सकता है। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन देखना है कि प्रीपोजिशन होगा क्या, टू होगा, एट होगा या इनटू होगा। डाइवर क्या कर रहे हैं? डाइव कर रहे हैं, मतलब वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में रश कर रहे हैं। ही इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ पूल। वो पूल के बाहर था, वो बाहर से पूल के अंदर डाइव किया, तो ये एक मोशन हो रहा है। ही इज मूविंग फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। इन सब केस में हम इनटू यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द डाइवर डाइव्ड इनटू द पूल फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, ओके। नेक्स्ट, वेयर यू लेफ्ट योर बैग येस्टरडे। यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए, वही यहाँ पे मिसिंग है, तो मुझे यहाँ पे एक ऑक्सिलरी वर्ब लाना होगा। अब वो पास्ट में होगा क्योंकि येस्टरडे है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन तो रिक्वायर्ड है, इसलिए ये एलिमिनेट होगा। अब येस्टरडे में वो हो चुका है, यहाँ पे मुझे कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पे इवेंट नहीं हो रहा है जिसके लिए मैं कंटिन्यूअस टेंस यूज करूं, दैट्स व्हाई आई विल एलिमिनेट ऑप्शन ए। अब बचा बी एंड डी। अब वेयर डिड यू लेफ्ट एंड वेयर डिड यू लीव, एक बार मैंने तो पास्ट यूज कर दिया, उसके बाद मैं क्या फिर से ये लेफ्ट यूज करूं? नहीं करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वेयर डिड यू लीव योर बैग येस्टरडे विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज इजी देन अ प्रीवियस वन। अब जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बात हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, उसको मैं कंपेयर कर रही हूँ कि आगे का जो प्रॉब्लम था, आगे का प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था और अभी का प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इन दोनों में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अभी का जो प्रॉब्लम का मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो इजी है विथ रिस्पेक्ट टू प्रीवियस वन, आगे का मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। तो ये कंपैरिजन हो रहा है, दैट्स व्हाई मुझे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ओके। तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ये समझने के साथ साथ और जो भी ऑप्शन है उसको मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ क्योंकि इजियर सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो क्या होगा? द मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज easier than the previous one, okay? Option B is the correct answer. Next question, he sings always when he is having a shower. ये पढ़ते ही आपको फर्स्ट जो डाउट होना चाहिए वो ये है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पे वर्ब के साथ एस ऐड होना चाहिए। तो ये तो पहले ही आपके नजर में आना चाहिए कि ये एक ऐसा मिस्टेक है जो पढ़ते ही आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंग्स होगा, तो यहाँ से हम बी नो इम्प्रूवमेंट एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड ऑप्शन नंबर ए ये भी मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर दो बार मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रही हूँ। क्या बोल रही है कि ऑलवेज ही इज सिंगिंग व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। तो ये जो पोर्शन है ना पहले तो ये पोर्शन का मुझे कंटिन्यूअस में कोई नीड नहीं है। जब वो नहा रहा है, ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस चीज है, तब वो गाना गाता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट नीड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हियर, सो वी विल गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या? ही ऑलवेज सिंग्स व्हेन ही इज हैविंग अ शावर, ठीक है। अब एक ही
सेंटेंस में सिर्फ ये एक एरर नहीं है, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे हम एरर नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये दो ही चीज गलत है। एक तो यहाँ पे सिंग है जो कि सिंग्स होगा, और यहाँ पे जो ऑलवेज है क्या है, एडवर्ब है बिफोर वर्ब, ठीक है। तो ये भी पोर्शन गलत है। बट ऐसा टाइप का क्वेश्चन है कि अगर आपको ये भी मालूम नहीं है कि एडवर्ब पहले बैठना चाहिए कि नहीं, सिर्फ आप वर्ब से भी ये क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे सिंग्स होगा और उसके साथ साथ वो पहले बैठेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ही ऑलवेज सिंग्स व्हेन ही इज हैविंग अ शावर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। द गवर्नमेंट सीम्स, बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं कि हम जो भी सेंटेंस है ना, वो सेंटेंस को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ अंडरलाइन है तो अंडरलाइन को ही लेके हम डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर पूरा ही सेंटेंस को आप अच्छे से देखोगे तो उस एक क्वेश्चन में से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए भी सेशन भी बड़ा होता है, इसलिए टाइम भी ज्यादा ही लगता है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को अटेंड करना इंटेंशन नहीं है, हर चीज को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के साथ सीम्स ही होगा, ओके। सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन। अब देखिए, नो इंटरेस्ट तक तो ठीक है, बट इसके बाद जो प्रीपोजिशन है ये ठीक नहीं है। यहाँ पे होगा इन। अगर मैं बोलूं कि आई हैव इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो मुझे ये सीखने का इच्छा है, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे हम इन यूज करते हैं इंटरेस्ट के बाद, ओके। तो दैट्स वाई यहाँ पे होगा द गवर्नमेंट सीम्स टू हैव नो इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन, ओके। So option D is the correct answer. Next, the laws of physics can expressed in a handful of compact equations, but their reach is simply breathtaking. अब देखिए, एक the laws of physics can expressed, एक तो can के बाद ऐसे past participle form हम यूज नहीं करते, क्योंकि can एक मॉडल है, उसके बाद सिंपली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। can express ऐसे हो सकता है, बट हमें क्या करना है, हमें सेंटेंस भी देखना है। वैसे भी ये ऑप्शंस नहीं है। आप लोग अगर मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं ऑप्शंस देखता ही नहीं, मैं खुद की तरीके से ये सेंटेंस को एनालिसिस करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके अंदर जो भी नॉलेज है ना वो डेवलप होता है। मुझे ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे अपने आप ही इतना नॉलेजेबल होना है कि एक सेंटेंस को देखकर ही मैं आंसर कर सकूं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। वी डू नॉट नीड टू डिपेंड ऑन द ऑप्शंस। ऑप्शंस के आगे ही हम आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, वैसे भी यहाँ पे कैन एक्सप्रेस नहीं है ऑप्शन में, तो उससे आप समझ गए कि कैन एक्सप्रेस होगा भी नहीं। इफ आई डू नॉट कंसिडर द ऑप्शंस, क्या बोल रहे हैं कि द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन एक्सप्रेस। अब ये तो कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो एक्सप्रेस करेगा, ये किसी के द्वारा एक्सप्रेस होगा, कोई इसको समझाएगा, कोई द लॉज ऑफ फिजिक्स को समझाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन बी, पैसिव फॉर्म में ये होगा, ठीक है। पैसिव वॉइस में ये आंसर होगा कि द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ हैंडफुल ऑफ कॉम्पैक्ट इक्वेशंस, बट देयर रीच इज सिंपली ब्रेथ टेकिंग, ओके। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, India plans to making a fresh attempt at an unmanned mission on the moon of this year. तो ये एक पर्पस की बात हो रही है। इंडिया अटेम्प्ट करने वाला है एक अनमैन्ड मिशन का, जो कि चांद पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो इंडिया प्लान्स तो ठीक है, प्लान्स तो होगा ही। अब देखिए, ये प्रेजेंट में होगा, तो प्रेजेंट में होगा इसलिए फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पास में है, क्योंकि वो होने वाला है, दिस ईयर होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, ठीक है। अब टू के बाद क्या मेकिंग होगा, नहीं ना, टू के बाद तो आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, तो इसलिए नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में फॉर के बाद भी वर्ब का ऐसा फर्स्ट फॉर्म नहीं होता है, वहां पे भी वर्ब मेकिंग चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो रहेगा ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, टू मेक होगा, है ना। यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा। India plans to make a fresh attempt at an unmanned mission on the moon this year. Option B is the correct answer. The mass evacuation of communities in New South Wales and Victoria is among largest ever emergency movements of people in Australia. अब ये is among largest, ये हमारा कंसर्न है।
देखिए द मास इवैक्यूएशन ऑफ कम्युनिटीज, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एकदम मैच हो रहा है, इसके साथ इजी होगा। ओके, सिंगुलर ही है, द मास इवैक्यूएशन ऑफ कम्युनिटीज सिंगुलर है, इसलिए ईज तो होगा। ओके, तो यहां से मैं ऑप्शन ए एलिमिनेट कर दूंगी। अब एमोंग लार्जेस्ट, पहली बात तो यह है क्या यहाँ पे एमोंग होगा, एमोंग होगा या बिटवीन होगा? यहाँ पे एमोंग होगा, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट एवर इमरजेंसी मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जितने भी इमरजेंसी मूवमेंट्स हुआ है उसमें से, तो ये मल्टीपल है, नॉट ओनली 2। ओके, तो इसलिए एमोंग भी ठीक है, इज भी ठीक है, एमोंग भी ठीक है। प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ये सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट में है। सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमें द यूज करना है, डेफिनेट आर्टिकल द। ओके, इज एमोंग द लार्जेस्ट होगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इज एमोंग द लार्जेस्ट एवर इमरजेंसी मूवमेंट्स ऑफ पीपल इन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, I am really look forward to my holidays as I've got a long break after months. अब देखिए यहाँ पे आई एम ऑलरेडी है एंड यहाँ पे तो कोई अंडरलाइन नहीं है कि हम इसको इम्प्रूव करें, तो आई एम है तो उसके बाद तो मुझे ING तो चाहिए ही ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा? आई एम रियली लुकिंग, और कुछ भी नहीं, सिर्फ यही होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ओके, तो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Tired in being harassed by my batchmates, I finally decided to call the teacher. ये जो harass है इसका स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है harass, ठीक है। देखिए एक होता है harass और एक होता है embarrass, ये दो बहुत बार पूछा जा चुका है SSC में, ठीक है। इसका जो R एंड एस का जो नंबर्स है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद नहीं रहता है समटाइम्स, तो दैट्स वाई ये जो स्पेलिंग मैंने लिखा है ये आप अब भी लिख लो कि क्या है, दोनों में डबल एस है, ठीक है। आप ना प्रोनाउंस ही ऐसे करना जिससे आपको याद रहे, ठीक है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए ऐसा प्रोनाउंस करो जिससे आपको याद रहे, ठीक है। हैरस में एक ही आर है बट 2 एस है, बट एम्बैरस ऐसे करके अगर आप प्रोनाउंस करते हैं कि एक एम्फेसिस हो रहा है तो इसलिए डबल आर यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे तो डबल एस है ही। ये एकोमोडेशन, हैरस, एम्बेरस, ये जो वर्ड्स है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसका स्पेलिंग्स, तो दैट्स वाई ये आपको फ्रिक्वेंटली राइट करके प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? टायर्ड इन बीइंग हैरस्ड, ठीक है। तो देखिए कुछ वर्ड्स है जैसे कि अफ्रेड, टायर्ड और सिक, ये सब के बाद ना प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है। आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, आई एम सिक ऑफ दिस नॉनसेंस बिहेवियर, ठीक है। ये टाइप का वर्ड के साथ हम ऑफ यूज करते हैं, आई एम अफ्रेड ऑफ डूइंग दिस, तो यहाँ पे इसलिए इन नहीं होगा। टायर्ड ऑफ बीइंग हैरेस्ड बाय माय बैचमेट्स, आई फाइनली डिसाइडेड टू कॉल द टीचर। ओके, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रपंजल हैड ब्यूटिफुल गोल्डन लॉन्ग हेयर। अब इसका करेक्ट अटेम्प्ट का परसेंटेज एंड स्किप करने का परसेंटेज से ही पता चल रहा है कि कितने लोगों को ये सीक्वेंस के बारे में पता है। मतलब ये देख के तो आप समझ सकते हो कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये जो एडजेक्टिव्स है, क्या इसका सीक्वेंस ठीक है? अब इसका सीक्वेंस ठीक है कि नहीं, अब होगा भी तो क्या होगा, उसको लेकर ही कंफ्यूजन है। सबको पता है कि सीक्वेंस को लेकर ही कुछ ना कुछ है, एडजेक्टिव कुछ सीक्वेंस मेंटेन होता है, उसको लेकर ही कुछ ना कुछ है, बट क्या है वो पता नहीं है क्योंकि वो याद नहीं रहता है, थोड़ा सा लंबा है इसलिए। तो ये जो क्वेश्चन है अगर मैं ऑप्शन के बेस पे करूं तो देखिए ब्यूटीफुल तो गायब ऐसे नहीं हो जाएगा, ऐसे ग्लाइडेड भी नहीं हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन ए एंड ऑप्शन से मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। बट ऑप्शंस अब 2 बचा है, एक तो ब्यूटीफुल गोल्डन लॉन्ग होगा, नहीं तो ब्यूटीफुल लॉन्ग गोल्डन होगा। अब इसमें से क्या होगा मुझे क्या पता, क्योंकि मैं तो वो 2 एलिमिनेट करने के बाद भी एक ही जगह पे अटकी हूँ, क्योंकि मुझे जो सीक्वेंस है उसके बारे में पता नहीं, तो क्या करें, तो मुझे सीक्वेंस जानना है। क्या होता है एडजेक्टिव का कुछ सीक्वेंस मैटर करता है, कि जैसे कि ये साइज, ठीक है, ये जो कलर, ये सब अगर एक ही सेंटेंस का अंदर है तो वो कैसा सीक्वेंस में मेंटेन होता है, किस ऑर्डर में मेंटेन होता है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी लिख लेना, ठीक है। अगर ये सब एक ही सेंटेंस का अंदर है तो आपको ये ऑर्डर में उसको यूज करना है, ठीक है।
ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ब्यूटीफुल तो हो गया, उसके बाद गोल्डन लॉन्ग, तो पहले तो साइज बैठेगा तो इसलिए लॉन्ग होगा। उसके बाद चलते हैं कहाँ पे है, गोल्डन कलर, इधर आ गया कलर, तो उसके बाद गोल्डन होगा। ओके, दैट मीन्स ब्यूटीफुल लॉन्ग गोल्डन हेयर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो सीक्वेंस है ये आपको ऐसे नहीं याद होगा, ये क्या है कि आपको मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आफ्टर सर्टेन टाइम आपको एकदम मैप की तरह आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि अच्छा इसके बाद यही होता है। तो आज से आपको ये एटलीस्ट याद रखना ही होगा। मेरे साथ साथ रिपीट करिए, साइज के बाद कलर होगा, ठीक है। एटलीस्ट ये हम यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं कि साइज के बाद कलर होगा। इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी आता है, वो शायद आपको मालूम भी होगा। अगर ये हर एक का फर्स्ट लेटर लेके मैं बनाती हूँ, ऐसे हो सकता है ओसास्कॉम्प, ठीक है। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। क्या है? ओसास्कॉम्प। आप अपने याद रखने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से, अपने मर्जी से अगर आप कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको याद रखना है, बस उसके लिए जो भी करना है कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, ओसास्कॉम्प। अगर मैं ऐसे बोलूं कि ओसास्कॉम्प, तो मेरे साथ साथ रिपीट करिए, ये ओपिनियन, ये साइज, ओपिनियन, साइज, एज, शेप। तो ये दोनों इसमें से कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऐसे याद कर सकते हो कि साइज से शेप बनता है। ओके, तो ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हमारे यहाँ पे पहले साइज आएगा, उसके बाद कलर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये नोट कर लेना जरूर। ओके, नेक्स्ट, सीता like her sisters have decided to establish a new business। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने एकदम एरर डिटेक्शन का जो फर्स्ट क्लास था, ठीक है, हमारा जो क्लास 1 था, वहां पे मैंने बताया था कि कुछ वर्ड्स है जैसे कि एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, besides, with, in addition to, ये कुछ वर्ड्स है। अगर ये वर्ड्स ऐसा कुछ सेंटेंस में आए जहां पे 2 सब्जेक्ट्स है, ओके, 2 सब्जेक्ट्स है, तो जो वर्ब यूज होगा वो वर्ब किसके अकॉर्डिंग बैठेगा। अगर ये 2 सब्जेक्ट सिंगुलर और 2 सब्जेक्ट प्लूरल है तब आपको कंफ्यूजन नहीं है। बट अगर एक सिंगुलर एक प्लूरल हुआ तो, जैसे कि यहाँ पे है सीता सिंगुलर है, सिस्टर्स प्लूरल है। अब यहाँ पे जो वर्ब है किसके अकॉर्डिंग बैठेगा, इसका ना इसका। अगर ये सब वर्ड्स आपके सेंटेंस में है, एज वेल एज, along with, together with, like, unlike, besides, with, in addition to, ये सब अगर है तो आपके वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, जो यहाँ पे होगा हैज। दैट्स वाई हैव नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। ओके, सीता लाइक हर सिस्टर्स हैज डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। ओके, अब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब होगा, जब आपके सेंटेंस में आइदर और, neither nor, not only but also, none but, याद रहेगा। तब वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार बैठेगा, ठीक है, तब वर्ब सेकेंड सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये 4 ही है सिर्फ, ठीक है। ये अगर रहता है 2 सब्जेक्ट वाला कोई सेंटेंस में तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा, नहीं तो ये सब रहेगा तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स व्हाई हैज डिसाइडेड होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, ही स्टॉप्ड एट हिज ग्रैंडफादर्स हाउस पेइंग होमेज टू हिज ग्रैंडमदर। अब यहाँ पे अंडरलाइंड पोर्शन हाईलाइटेड नहीं है, तो यहाँ पे होगा ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन अंडरलाइंड है, ठीक है। तो ये कुछ पर्पस के लिए उनके ग्रैंडफादर्स के हाउस में स्टॉप रुका था,
ठीक है, वो पर्पस क्या है, होमेज पे करना टू हिज ग्रैंड मदर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टू पे होमेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ आई डिड आस्क माई मदर शी वुड हैव मेड समथिंग टू इट। ऐसे कुछ क्वेश्चंस पहले ही मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तो इसमें क्या होगा, डिड आस्क नहीं होगा, इफ आई हैड आस्क्ड होगा। इफ आई हैड आस्क्ड माई मदर शी वुड हैव मेड समथिंग टू इट, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इंडिया हैव अ मेनी ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव। अब देखिए, पहले तो ये हैव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंडिया सिंगुलर है, सो दैट्स वाई हैज होगा। इसलिए तो ऑप्शन डी पहले ही मैं एलिमिनेट कर दूंगी। ठीक है, अब ये हैज के साथ क्या होगा, मच होगा या फ्यू होगा, क्योंकि इज हैविंग लिटिल तो नहीं होगा। ये क्या है, ऑलराउंडर्स है। ऑलराउंडर्स क्या है, काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू यूज करते हैं, लिटिल नहीं यूज करते हैं। ठीक है, लिटिल हम कब यूज करते हैं, फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए हम लिटिल यूज करते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, और जो काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन्स है, उसके लिए हम फ्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे फ्यू होगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैंने बोला है लास्ट क्लास में, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, बट अगर किसी ने भी वो देखा है ना, उसको जिंदगी में कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि कहाँ पे अ फ्यू होगा और अ लिटिल होगा, कहाँ पे फ्यू लिटिल होगा और कहाँ पे द फ्यू और द लिटिल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंडिया हैज फ्यू ऑलराउंडर्स टू मैच द टैलेंट एंड डेडिकेशन ऑफ कपिल देव, विच इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, I want to learn yoga when I was in school. ओके, तो देखिए एक ही क्वेश्चन का ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है। तो मुझे यहाँ पे पहला वाला जो पोर्शन है सेंटेंस का, उसको इम्प्रूव करने के लिए बोला है, नेक्स्ट वाला तो नहीं। तो नेक्स्ट वाला जो कि पास्ट में है, तो पहला वाला भी पास्ट में ही होगा, सिंपल है। तो इसलिए वांट तो नहीं होगा, अगर होता है तो वांटेड हो सकता है, जो कि ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए नो सब्स्टिट्यूशंस रिक्वायर्ड तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। नीड भी नहीं होगा, क्योंकि अगर होता तो नीडेड होगा। यहाँ पे बोल रहा है एक ऐसा हैबिट की बात हो रहा है जो मैं रेगुलरली पास्ट में करती थी, व्हेन आई वाज इन स्कूल। ठीक है, तो तब मैं क्या बताऊंगी, आई यूज्ड टू लर्न योगा व्हेन आई वाज इन स्कूल। इट वाज माई हैबिट, इट वाज लाइक माई डेली रूटीन इन पास्ट, जो अभी नहीं है, जब मैं स्कूल में था तब था। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी ऐसे रेगुलर चीजें जो पहले था, पास्ट में था, उसको हम ऐसे यूज करते हैं। तो आई यूज्ड टू लर्न योगा व्हेन आई वाज इन स्कूल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, नो सूनर हैड ही शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट दैट शी स्टार्टेड द नेक्स्ट। तो ये पे वर्ब तो बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम जो है वो यही एक ही है कि नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं, नॉट दैट। तो नो सूनर के साथ हम देन यूज करते हैं, और व्हेन यूज करते हैं कब, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब के साथ हम, और एक है हार्डली, ये सब के साथ हम वेन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि नो सूनर देन एंड हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इसके साथ when। ठीक है, तो यहाँ पे होगा then। ओके, नो सूनर हैड शी फिनिश्ड वन प्रोजेक्ट देन शी स्टार्टेड द नेक्स्ट। ओके, जो कुछ क्वेश्चंस पहले मैंने आपको बोला था ना, इन्वर्शन, देखिए यहाँ पे इन्वर्शन यूज हुआ है। हैड पहले है, वर्ब पहले है सब्जेक्ट का। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्शन रूल अप्लाई होता है, जैसे कि हैड बीन और वुड हैव मेड के साथ मैंने आपको देखा था, वैसे ही नो सूनर के साथ भी ऐसे इन्वर्शन हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजा थॉट दैट वाज क्वाइट द चीप ड्रेस।
अब देखिए क्वाइट द चीप तो नहीं होता है, ऐसे डेफिनेट आर्टिकल्स ऐसे नहीं यूज होता है, यहाँ पे होगा क्वाइट अ चीप। क्वाइट अ चीप, राजा थॉट दैट was quite a cheap dress. Okay, option number B is the correct answer. Next question. Little John cannot see without his spectacle. मेरे प्रीवियस सेशन में भी मैंने ये क्वेश्चंस डिस्कस किया था कि इस टाइप का कुछ वर्ड्स है जैसे कि स्पेक्टेकल, पैंट्स, ट्राउजर्स, ये सब जो है ना ये पेयर में आते हैं, दोनों आंखों के लिए दोनों ग्लासेस चाहिए। तो ऐसे जो वर्ड्स है स्पेक्टेकल्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, इसको हम अगर सिंगुलर समझाना है तो ऐसे स्पेक्टेकल एस यहाँ से रिमूव कर देंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर मुझे सिंगुलर समझाना है तो हम लिखते हैं अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, ऐसे करके हम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ठीक है, विदाउट हिज स्पेक्टेकल नहीं, विदाउट हिज स्पेक्टेकल्स होगा। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना कम टाइम में ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, ओनली 13 सेकंड्स। 13 सेकंड्स में आपको नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ये सेंटेंस पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, पढ़ते ही आप जब ये एंड में आ जाओगे आप समझ जाओगे कि आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सब टाइप का क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत ही पर्टिकुलर क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा एक्सेप्शंस भी नहीं होता है इस टाइप का क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट। Both the brother-in-laws went for a bike ride after the day's work. तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं करूंगी क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। कमेंट करिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। ओके, क्योंकि ये बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अब आपको ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। The eggs are warmed to a suitable temperature for the larva to hatching from eggs. Okay? अब देखिए जो अंडरलाइन पोर्शन है टू हैचिंग फ्रॉम एग्स, सबको पता है टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, तो क्या होगा टू हैच होगा, एंड वो भी एक ही ऑप्शन में है जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, द एग्स आर वार्म्ड टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। नेक्स्ट। As a child, I used to spend a lot of time with my grandparents. As a child बोल रहा है, मतलब ये past के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे past वाला verb भी तो चाहिए ना, verb का past form भी चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। I use है जो क्या होगा I used होगा। ओके, तो इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन जो कि प्रेजेंट में है वो भी एलिमिनेट हो गया, बचा बी और डी। अब इसमें से कौन सा होगा? अब देखिए हमें पता है अभी अभी किया है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो स्पेंड क्या हो गया? स्पेंड तो नहीं है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? स्पेंड है, फर्स्ट फॉर्म स्पेंड है, तो दैट्स व्हाई बी विल बी द करेक्ट आंसर। एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट। The points who were discussed in the class were very important. अब देखिए the points, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में बात हो रहा है ना, तो पॉइंट्स के बारे में जब बात हो रहा है तो हु क्यों यूज करना है? हु तो हम अगर लिविंग बीइंग है कोई तो उसके लिए हम यूज करेंगे, बट यहाँ पे द पॉइंट्स है जो कि नॉन लिविंग है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? व्हिच यूज करेंगे। पहले से ही सी तो हम एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये हु है, बी एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि हुम नहीं होगा, वेयर के साथ डिस्कस्ड होना चाहिए वो भी नहीं है तो बी भी एलिमिनेटेड होगा। अब बचा ए एंड डी। अब डी में क्या है? दैट वाज है जो कि सिंगुलर है, बट मुझे क्या चाहिए? मुझे सिंगुलर नहीं चाहिए, मुझे प्लूरल चाहिए क्योंकि द पॉइंट्स है ना, एस है, प्लूरल है, तो दैट्स व्हाई ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, व्हिच वेर डिस्कस्ड। द पॉइंट्स व्हिच वेर डिस्कस्ड इन द क्लास वेर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। The harder you work, better you become. यहाँ पे दो कंपेरेटिव डिग्री है। ओके, एक है harder और एक है better। जब भी कोई सेंटेंस में ऐसे दो कंपेरेटिव डिग्री यूज होता है, दैट मीन्स यहाँ पे दो ही सिमिलर थिंग्स हो गया, कोई घटनाएं हो गया, उसके बारे में बात हो रहा है जो कि इंटर रिलेटेड है। ठीक है, द हार्डर यू वर्क मतलब आप जितना हार्ड वर्क करोगे, बेटर यू बिकम आप उतना अच्छा होगे। दैट मीन्स ये इंटर रिलेटेड है, आप जितना हार्ड वर्क करोगे आप उतना ही बेटर होगे, है ना।
आपका हार्ड वर्क के साथ ये आपका बेटर होना इंटर रिलेटेड है। ये जो डेवलपमेंट है ये कनेक्टेड डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट एक के साथ एक कनेक्टेड है। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम जो भी कंपैरेटिव डिग्रीज है उसके सामने हम डेफिनेट आर्टिकल दा यूज करते हैं। ओके, आ बेटर का कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल है। मोर बेटर, बेटर इटसेल्फ अ कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, उसको हम ऐसे मोर बेटर लिखेंगे तो सुपरफ्लूअस हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऐसे अगर कोई कंपैरिजन है, कंपैरिजन नहीं मतलब ऐसा अगर कुछ सेंटेंस में है जो एक के साथ और एक कनेक्टेड है, इन दोनों का डेवलपमेंट एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है, तो हम ऐसे कंपैरेटिवली एक सेंटेंस में यूज करते हैं। ऑल्सो दा यूज करते हैं बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री। ओके, सो द हार्डर यू वर्क द बेटर यू बिकम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Anil had not known anything about the subject until he had found this book। अब देखिए, जब तक, ठीक है, अनिल को जब तक ये बुक नहीं मिला था वो इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ उसको पता नहीं था। दैट मीन्स पहले क्या, पहले उनको कुछ पता नहीं था। He had not known, उनको कुछ पता नहीं था। उसके बाद उनको क्या हुआ, ये बुक मिला। ओके, बुक उनको मिल गया। बुक मिलने के बाद उनको पता चल गया, है ना, क्योंकि बोल रहे हैं कि अनटिल, तब तक उनको पता नहीं था जब तक उनको वो बुक नहीं मिला था। अब देखिए, पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, जब कोई दो इवेंट्स दोनों ही पास्ट में हुआ है बट दोनों में से किसी एक और भी पास्ट में हुआ है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैं मार्च 2022, अब ये महीना चल रहा है, ठीक है, तो मैं 2021 की बात कर रही हूँ। 2021 का दो इवेंट का बात कर रही हूँ, एक जून का और एक अगस्त का, ठीक है, तो दोनों ही पास्ट में है। एंड इसमें से मैं कौन सा पास्ट परफेक्ट यूज करूंगी, जो पास्ट में भी पास्ट में है, ठीक है। मतलब अगर मैं अगस्त में रहते हुए ये बात करती तब भी जून पास्ट में रहता, ठीक है, तो पास्ट में भी जो पास्ट में है वो हम परफेक्ट में यूज करते हैं। तो दोनों ही पास्ट है, जो ज्यादा पास्ट में है, ज्यादा आगे का है, उसको हम परफेक्ट कर देते हैं, और जो उसके बाद का है उसको हम इंडेफिनिट में दे देते हैं, है ना। यही तो रूल है, सिंपल सा रूल है, वो चाइल्डहुड से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये टाइप का रूल है, ऐसे करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो पहले उनको कुछ पता नहीं था, ओके, तो ये ज्यादा पास्ट है, ज्यादा आगे का बात है कि उनको अनिल हैड नॉट नोन एनीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको बुक मिल गया था, तो इसलिए यहाँ पे हैड नहीं होगा। ही फाउंड दिस बुक, ओनली ही फाउंड दिस बुक, सिंपल पास्ट, ओके, ओनली until he found this book. That means option number A is the correct one. Next, a piece of velvet cloth was laid on the table. अब ये आया एक confusing question, ठीक है। अगर आपको ये वर्ब मालूम नहीं है एंड ये वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी मालूम नहीं है तो आप ये आंसर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दोनों वर्ब है, जो एक तो आपका ये सेंटेंस में है और एक ये ऑप्शंस में है, ठीक है। देखिए क्या है, एक होता है ले, ओके, ले मीन्स क्या, टू पुट समथिंग, ओके, टू पुट समथिंग। तो इसका फॉर्म्स क्या होता है, लेड, लेड, ओके, और एक होता है लाई, इसका फॉर्म्स होता है ले, लेन। ये लाई का मीनिंग क्या होता है, ये लाई का मीनिंग होता है बी इन a horizontal position, okay, और resting position, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना lying on bed, okay, और एक डिफरेंस क्या है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, ये है ट्रांजिटिव वर्ब और ये है इंट्रांजिटिव, ओके। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था ट्रांजिटिव वर्ब में मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए। देखिए लाई और ले, ये दोनों ही तो हमारा मेन पार्ट है। लाई इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, दैट मीन्स उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, नो नीड, ओके। ले ट्रांजिटिव है एंड उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं होगा, है ना। ये पैसिव में है, ये तो पैसिव में है, एंड जो ऑप्शन है वो भी पैसिव में ही है, ठीक है, ये नहीं है। तो
मुझे पैसिव में चाहिए, क्योंकि ये खुद तो नहीं कर सकता, इसको कोई करेगा, अ पीस ऑफ वेलवेट क्लॉथ को कोई करेगा, लेट करेगा, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं है उसका पैसिव वॉइस भी नहीं हो सकता। सो दैट्स वाई ये तो होगा ही नहीं, एंड इसका मीनिंग भी अलग है, तो ये होगा, दैट मीन्स लेड होगा, क्योंकि मुझे पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस चाहिए एंड ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट विदाउट ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे पैसिव वॉइस भी हो सकते हैं, पैसिव में हम लिख भी सकते हैं, ठीक है। दैट्स वाई ले करेक्ट वर्ब होगा, एंड ले का मुझे पास्ट पार्टिसिपल चाहिए जो कि है लेड। A piece of velvet cloth was laid on the table. Option B is the correct answer. 2/3 of the class are present today. अब देखिए ये जो हाफ, 2/3, 1/3, 1/10 ये सब जो है ना, इसके साथ जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब क्या होगा। इन लोगों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ यहाँ पे ऑफ चाहिए, इनको सिर्फ एक प्रीपोजिशन ऑफ चाहिए, ऑफ नीडेड है सिर्फ, ठीक है। ऐसे हाफ ऑफ द क्लास बोलते हैं ना, हाफ ऑफ द टीम, ठीक है। इनको सिर्फ ये प्रपोजिशन से मतलब है। अब इसके साथ जो नाउन रहेगा वर्ब भी अकॉर्डिंग वही बैठेगा। अगर इन लोगों के साथ सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, ठीक है। अगर प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा, ओके। ये सिर्फ इन्हीं नाउन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब ये जो क्लास है ना, ये है कलेक्टिव नाउन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ये क्लास हो गया, ये टीम हो गया, कमिटी हो गया, ये सब कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के साथ मोस्टली हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, बट वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ समझा रहा है कि यूनैनिमसली द आउटपुट इज सेम, जैसे कि कोई डिसीजन की बात हो और कोई प्रेजेंट होने का बात हो, जैसे कि क्लास में प्रेजेंट होने की बात हो रहा है, अगर टीम में अगर कोई प्रेजेंट होने की बात हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कि कुछ टीम में जो मेंबर्स है और क्लास में जो स्टूडेंट्स है उनका इंडिविजुअली यहाँ पे कोई रोल नहीं है, वो एज ए होल एक रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का सेंस बन रहा है, ठीक है, जैसे कि कमिटी का कोई डिसीजन हो, तो कमिटी का जो डिसीजन है वो यूनैनिमसली सेम एक ही हो रहा है, कोई भी उसमें कोई कंफ्लिक्ट नहीं हो रहा है, सभी एक ही डिसीजन पे ही अटके हैं, ठीक है। इन दैट केस हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। बट अगर ऐसा है कि एज ए होल कोई क्लास में या कमिटी में या टीम में जो भी मेंबर्स है उनका अलग अलग कोई रोल का बात हो रहा है, जैसे कि टीम मेंबर्स में ऐसा कुछ बोल रहा है कि टीम मेंबर का हर एक का पोजीशन के बारे में बात हो रहा है, और ये कमेटी का कुछ डिसीजन है, उस डिसीजन में कमेटी का एक एक मेंबर का एक एक टाइप का डिसीजन है, दैट टाइम सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करके वो प्लूरल वर्ब यूज होगा। मोस्टली सिंगुलर ही यूज होता है। याद रखना कि ऐसे ब्लाइंडली मेमोराइज नहीं करना है कि कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर ही यूज होगा, आपको जो सेंटेंस है वो सेंटेंस भी समझना है। एनीवे 2/3 ऑफ द क्लास इज प्रेजेंट टुडे होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइदर रविंद्र और हिज फ्रेंड्स हैज जॉइंड द क्लब। अब यहां पे आएगा मजा, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बोला था कि आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन बट, ये सब के लिए अगर सेंटेंस में टू सब्जेक्ट है तो वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है? हिज फ्रेंड्स है, जो कि प्लूरल है ना। तो प्लूरल है तो हैज तो नहीं होगा, हैव होगा, ओके। याद है ना, कुछ पहले ही बोला था कि along with, as well as, together with, in addition to, like, unlike, with, ये सब के साथ फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है। बट अगर either और, neither nor, not only but also, none but रहता है एंड टू सब्जेक्ट को लेकर एक सेंटेंस क्रिएट होता है तो वर्ब के नियर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगा। यहाँ पे either रविंद्र जो कि सिंगुलर है और his friends जो कि प्लूरल है, एंड इसलिए ये either और यूज हुआ है एंड नियरेस्ट सब्जेक्ट his friends है, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज plural verb and the sentence will be either Ravindra or his friends have joined the club, okay. Option B is the correct answer. Next, Ravi and
His brother-in-laws have a heated debate over the political situation in the country. अगर किसी को डाउट भी था, लास्ट एक क्वेश्चन इसके ऊपर ही था, मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप लोग वो ऑलरेडी कमेंट करके बता चुके हैं। एंड अगर किसी को डाउट है, किसी को मालूम नहीं है कि क्या होगा, उनको ये क्वेश्चन का आंसर से पता चल जाएगा। दैट्स वाई आई स्किप्ड इट, क्योंकि अगर किसी को पता नहीं भी है तो उनको यहाँ से पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर प्लूरल हमें समझाना है ब्रदर इन लॉ का, तो हम जो एस है वो लास्ट में नहीं यूज करते, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। ब्रदर्स इन लॉ, ओके, सब फॉर्म एक ही है, जैसे कि सिस्टर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ हो गया, फादर्स इन लॉ हो गया, ऐसे ही ब्रदर्स इन लॉ अगर प्लूरल समझाना है तो एस यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो रवि एंड हिज ब्रदर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, he had many works for doing at home before leaving for work। देखिए पहले ये जो वर्क है इसके साथ ये एस नहीं होगा, ठीक है। एस नहीं होता है, क्यों? क्योंकि वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ऐसे प्लूरल करने के लिए हम एस ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये हो गया वर्क्स का बात हो गया, ये एस नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ये मेनी में, क्योंकि देखिए मच भी है, मेनी भी है, तो कौन सा होना चाहिए? तो मेनी हम यूज करते हैं फॉर काउंटेबल नाउन, ओके, जो हम गिन सकते हैं उसमें हम मेनी यूज करते हैं, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी गर्ल्स, बट यहाँ पे हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम मेनी वर्क यूज नहीं कर सकते, हम यूज करेंगे मच, ओके। मच वर्क, he had much work to do, much of works नहीं, एस है नहीं होगा, ठीक है। many है नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन तो होगा ही होगा, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो गया। बचा कौन? ये much work to do, he had much work to do at home before leaving for work, so option number C is the correct answer. Next, the plan is going to benefit certainly all of us। तो ये जो चार लेटर है ना, गोइंग टू बेनिफिट सर्टेनली, देखिए कितने लोगों ने ये स्किप किया है, 10%। क्यों? क्योंकि उनको एक बेसिक चीज पता नहीं है, बेसिक चीज पता नहीं है, ठीक ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारा ना प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है तो समटाइम्स क्या होता है, हम प्रैक्टिस करते करते अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है तो आप भूल ही जाओगे कि वो एक रूल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए सभी टाइप का जो भी है मिला के प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ये सर्टेनली को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका पोजीशन गलत है, इसका यहाँ पे नहीं यहाँ पे होना चाहिए। द प्लान इज सर्टेनली, द प्लान इज सर्टेनली गोइंग टू बेनिफिट ऑल ऑफ अस, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द बचलर यूज्ड द लैडर हु लाइड ऑन द कोर्टयार्ड। अब हु तो नहीं होगा क्योंकि लैडर की बात हो रहा है जो कि नॉन लिविंग है, तो हु तो नहीं होगा, तो नो सब्स्टिट्यूशन, ये एलिमिनेट होगा। हु इज, ये भी एलिमिनेट होगा। बचा व्हिच वाज लाइंग एंड यहाँ पे दैट वाज लेड। अब ये दोनों अलग अलग है ना, जो मैंने आपको बोला था, ये दो अलग अलग वर्ब है, एक है ले, लेड, लेड, और एक है लाई, ले, लेन, ओके। तो इसका मतलब होता है टू पुट समथिंग, और इसका मतलब होता है टू रेस्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, तो ये एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। लेड नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आईएनजी फॉर्म है लाइंग होता है, तो विच वाज लाइंग इन द कोर्टयार्ड होगा। द बचलर यूज्ड द लैडर विच वाज लाइंग इन द कोर्टयार्ड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। After walking a few steps in the forest, our guide sensing some sort of movement in the foliage behind us। ये हमारा अंडरलाइन पार्ट है। एक तो यहाँ पे सेंसिंग है, इसके आगे इज वाज कुछ भी नहीं है, तो सेंसिंग तो हो नहीं सकता, दैट्स व्हाई नो इम्प्रूवमेंट एलिमिनेट होगा। वाज सेंस्ड, पैसिव में क्यों होगा, पैसिव होने का कोई सेंस नहीं बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये भी रिमूव्ड। हैड बीन सेंसेस तो होता ही नहीं, ग्रामेटिकली इनअप्रोप्रिएट हो, तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर डी, ओके। सेंस्ड सिंपल है, सिंपल पास्ट, सेंस्ड। आफ्टर वॉकिंग अ फ्यू स्टेप्स इन द फॉरेस्ट आवर गाइड सेंस्ड सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट इन द फॉलेज बिहाइंड अस, ओके। सो ये सिंपल पास्ट में होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
अब मुझे कमेंट करके बताना कि फॉलिएज होता क्या है, ठीक है, फॉलिएज का क्या मीनिंग है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट डे हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहेंगे। सो आई होप कि आप सभी लोग क्वेश्चंस एक बार खुद से अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि खुद से एक बार अटेम्प्ट करना वीडियो को पॉज करके, उसके बाद एक्सप्लेनेशन जरूर देखना एंड उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि कुछ आपको पता नहीं है इसमें से कोई भी पॉइंट्स, जरूर नोट डाउन करना एंड फ्रिक्वेंटली रिवाइज भी करना, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।